नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं मनन सीरीज, और इस सीरीज के अंतर्गत अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग और आपका लोकायुक्त, ये 5 टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इनसे संबंधित जितनी भी थियोरेटिकल पोर्शन था वो, और उसके साथ जो भी क्वेश्चंस पीवाई के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सबको अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सामने है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का ये अधिनियम है। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, सरकार का क्या उद्देश्य है, सारी बातें देखेंगे और उसके पश्चात जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब भी इसके अंतर्गत अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, राजस्थान का मतलब राजस्थान है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान से संबंधित ये अधिनियम है लोक सेवा। लोक सेवा मतलब लोगों की सेवा सुनिश्चित करनी है। कौन सुनिश्चित करेगा? सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। गारंटी, इन लोगों को सेवा प्रदान करने की क्या दे दी सरकार ने? गारंटी दे दी। और गारंटी देने के लिए क्या बना दिया? अधिनियम बना दिया। और कब बनाया? 2011 में ये अधिनियम बनाया सरकार ने। ठीक है, बात आती है कौन सी सेवाएं सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं सरकार ने। इसके अलावा सरकार के विभिन्न ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, तो उन कार्यालयों में कोई भी काम कराने के लिए व्यक्ति जाए तो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उसका काम पूर्ण हो जाए। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है। सरकार ने इस बात की गारंटी दे दी और उस गारंटी के लिए सरकार ने अधिनियम बना दिया। ठीक है, तो ये कुछ बातें इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। सामान्य सा इसका अर्थ था राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। ठीक है, चलिए बात करते हैं लोक सेवा गारंटी अधिनियम का अर्थ क्या है। तो नागरिकों को सरकारी सेवाएं निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराना। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमें बिजली का कनेक्शन कराना है और सरकार ने उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी कि भाई 15 दिन के अंतर्गत आपका कनेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, नागरिकों को जो सरकारी सेवाएं मिलती थी वो एक निश्चित समय सीमा उसके लिए निर्धारित कर दी। सेवा प्राप्ति का विधिक अधिकार प्रदान करना। विधिक अधिकार प्रदान करने का मतलब है सरकार ने इसमें गारंटी दे दी, सरकार ने इसका कानून बना दिया। कानून बना दिया इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक निश्चित समय, निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत वो सेवा नहीं मिलती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए दंड का प्रावधान कर दिया। तो ये है, उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। समयबद्ध सेवा नहीं मिलने पर अपील का प्रावधान है और दंड का प्रावधान। तो ये इसका सामान्य अर्थ है लोक सेवा गारंटी अधिनियम। ठीक है, चलिए अब इससे क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है, जब सरकार ने निश्चित कर दिया कि भाई निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत आपको सेवा मिल जाएगी, इसका मतलब कार्यों में जो लेट लतीफी है वो नहीं होगी, लाल फीताशाही में कमी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। जो अधिकारी ऑफिसों में बैठे हैं, कार्यालयों में बैठे हैं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ठीक है, सिस्टम में ईमानदारी से काम करेगा, प्रभावशीलता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, एक सुशासन स्थापित होगा। तो ये सारे लाभ है। फाइनली जवाबदेहिता में वृद्धि, जन शिकायतें हैं उनका समयबद्ध निर्धारण हो जाएगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा, लाल फीताशाही, कार्यों के विलंब में कमी आएगी। प्रशासन को सरल और नागरिकोन्मुख बनाना है। प्रशासन कैसा होना चाहिए? प्रशासन को ऐसा होना चाहिए एक नागरिकोन्मुख, मतलब जो भी लोग आए उनके काम करने वाला, उन नागरिकों के उन्मुख हो। ठीक है, प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाना और उसमें विश्वसनीयता में वृद्धि, लोगों की जागरूकता में वृद्धि और सेवा प्राप्ति का एक विधिक अधिकार है। ठीक है, इस तरह से इस अधिनियम से लाभ है इस अधिनियम के। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। परिचय देखिए, सबसे पहले मतलब इस अधिनियम को कब पारित किया गया? ठीक है, कौन सा पहला राज्य था जिसने पहली बार इस अधिनियम को लागू किया, सारी बातें देखेंगे। तो राज्यपाल की अनुमति और राजपत्र में अधिसूचना 21 सितंबर 2011 को जारी की गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की अधिसूचना कब जारी की गई, तो 21 सितंबर 2011 को इस अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, तो 21 सितंबर 2011 डेट याद रखनी है। कब से लागू किया, ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर 2011 को इसको लागू किया गया। ठीक है, तो ये डेट हमें याद रखनी है, 14 नवंबर 2011 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ये राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ, कब से लागू किया गया, तो 14 नवंबर 2011 से इस अधिनियम को लागू किया। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है नोडल एजेंसी है, कौन से विभाग के अंतर्गत यह आता है? प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के अंतर्गत ये इसकी नोडल एजेंसी है। कौन सा? प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग। प्रशासनिक सुधार की बात की गई है, बिल्कुल यहां से आप देख सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण है, लाल फीताशाही में कमी है ना, प्रशासन को सरल और नागरिकोन्मुखी बनाना है, प्रशासनिक पारदर्शिता में वृद्धि। तो ये सब क्या है? ये सब प्रशासन में, ये सब क्या है? प्रशासनिक सुधार के मामले हैं। तो इसकी नोडल एजेंसी भी प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग है। भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया। ठीक है, भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया, ये हमें याद रखनी है। मुख्यतः
ये दो बात लागू कब 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया। नोडल एजेंसी कौन सी है, प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग है। फिर बात करते हैं इसकी भारत में शुरुआत कब हुई और कहां से हुई। तो भारत में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने 18 अगस्त 2010 को लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया। ठीक है, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, भारत का पहला वह राज्य कौन सा है जिसने सर्वप्रथम लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया, तो हमें याद रखना है मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रमुख उद्देश्य क्या है। नागरिकों के लिए हमने देख लिया, समयबद्ध सेवाएं मिल जाएंगी, सेवा प्राप्ति का कानूनी अधिकार मिल जाएगा, शिकायत निवारण की व्यवस्था है, दंड का प्रावधान किया गया है। फिर दूसरा, प्रशासन के लिए, प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उद्देश्य है, पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, संवेदनशील उत्तरदायी प्रशासन विकसित होगा। ठीक है, जवाबदेही बढ़ी रही है। ये सारे पॉइंट्स अपन देख चुके हैं, अलग अलग बता दिए। नागरिकों के लिए अलग महत्व है, प्रशासन के लिए ये आपके अलग से महत्व। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो नागरिक अधिकार पत्र का एक विस्तारित रूप है। ठीक है, सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर में भी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं और यहां से सरकार ने उसको और आगे बढ़ा दिया, लोक सेवा प्रदान करने का गारंटी दे दी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये नागरिक अधिकार का विस्तारित रूप है। फिर ये डेटा है, फिर हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में इसके अंतर्गत 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल की गई, मतलब 15 विभाग और 15 विभागों की 108 सेवाओं की गारंटी दी गई कि भाई इन 15 विभागों की ये जो 108 सेवाएं, इसके लिए सरकार की गारंटी है कि ये निश्चित समय अंतराल में प्रोवाइड कराई जाएंगी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 विभागों की 306 सेवाएं इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, कितनी, 28 विभागों की 306, दोनों बातें याद रखनी है। प्रारंभ में 15 विभागों की कितनी, 108 सेवाएं, वर्तमान में 28 विभागों की 306 सेवाएं इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, 15 से बढ़कर 28 हो गया, 108 और 306, दोनों डेटा याद रखने हैं। सेवाओं की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। आप किसी भी कार्यालय में गए, ठीक है, तो वहां उस कार्यालय की जिम्मेदारी है कि जो सेवाएं प्रदान करनी है उनको निश्चित समय अंतराल में वो एक नोटिस बोर्ड पर लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये भी इसकी एक विशेषता है। तो ये जो 5 पॉइंट हैं, पांचों की पांचों हमें याद रखने हैं कि जो सिटीजन चार्टर है उसका एक विस्तारित रूप है। प्रारंभ में 15 विभागों की 108 सेवाएं प्रदान की जाती थी। इसके बाद अब वर्तमान में कितने, आपके 28 विभागों की कितनी, 306 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सेवा प्रदान करने का कोई शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि उस डिपार्टमेंट को, उस विभाग को जो सेवाएं प्रदान करनी है उनको एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं लोक प्राधिकरण क्या है, मतलब लोक सेवा प्रदान करेगा तो लोक प्राधिकरण क्या होगा। लोक प्राधिकरण का मतलब सीधी सी है कि सरकारी डिपार्टमेंट। सरकारी डिपार्टमेंट कौन कौन से, तो राज्य सरकार के विभाग, बोर्ड, नियम, विश्वविद्यालय, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाएं और विधि द्वारा स्थापित निकाय। कोई भी निकाय जो सरकार ने विधि द्वारा स्थापित किया है, कानून बनाकर स्थापित किया है, राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, कोई भी विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम और राज्य सरकार के विभाग, ये सब किसमें आते हैं, लोक प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। सेवा प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, सेवा प्राप्ति की सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जिसको आवेदक कहा जाएगा वो आवेदन करेगा, सामने एक अधिकारी बैठा होगा, उस अधिकारी को क्या कहा जाएगा, पदाविहित अधिकारी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर कहा जाएगा। उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बताना होगा कि भाई हमें ये काम कराना है, तो सामने बैठा अधिकारी हमें क्या देगा, उसके काम के बारे में बताएगा, उसकी समय सीमा बताएगा और हमें उसके बदले रसीद देगा। निश्चित समय अंतराल में अपना काम पूर्ण हो जाएगा। अगर यहाँ तक तो बात खत्म होती है। बात प्रक्रिया आगे शुरू होती है कि अगर हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है, एक कंडीशन तो ये है, काम करने से मना कर दिया या काम करने में विलंब कर दी, तो इसके लिए ये कानून आगे बनाया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रथम चरण आवेदन की बात करते हैं। पात्र व्यक्ति, पदाविहित अधिकारी जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, उनको क्या करेगा, आवेदन किया जाएगा। अधिकारी समय सीमा सहित पावती रसीद देगा। पावती मतलब रसीद को कहा गया, एक रसीद दी जाएगी कि इस निश्चित समय अंतराल में आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला चरण है निर्णय का कि सेवा प्रदान करेगा, या तो ये अधिकारी सेवा प्रदान करेगा अथवा अस्वीकृति का कारण लिखित रूप में बताएगा। या तो सेवा प्रदान करेगा, अगर सेवा प्रदान नहीं करेगा, नहीं कर रहा है, तो उसको अस्वीकृति का कारण बताना होगा और कारण भी लिखित में बताना होगा। फिर बात की गई, यहां से इन्होंने अस्वीकृति का कारण लिखित में बता दिया। आगे आप अपील करते हैं तो अपील की जानकारी भी स्वयं देगा। देखिए कितना शानदार नियम है कि भाई सेवा प्रदान करता है तो ठीक है, नहीं प्रदान करना तो उसको कारण देना है लिखित में। आप आगे अपील कर सकते हो, अपील की जानकारी भी देगा कि अपील आपको वहां करनी है। ठीक है, फिर देखिए आगे अपीलीय व्यवस्था की गई है। अपीलीय व्यवस्था में प्रथम अपील और द्वितीय अपील, दो प्रकार की अपील का प्रावधान है। प्रथम अपील और द्वितीय अपील, मतलब आप किसी अधिकारी के पास गए, उन्होंने काम नहीं किया, आपके प्रोसेस आगे बढ़ा, प्रथम अपील की, आप वहां से भी संतुष्ट नहीं हो तो आप द्वितीय अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
कब कर सकते हैं? सेवा ना मिले या आवेदन आपका अस्वीकार हो जाए, या तो किसी सेवा के लिए हमने आवेदन किया था, वो आवेदन अस्वीकार हो गया, या फिर सेवा हमें समय पर नहीं मिली, झूठी सूचना मिली, ठीक है, या सेवा नहीं मिली, ठीक है। इस प्रकार से अपन अपील कर सकते हैं। अपील करने की समय सीमा बताई गई, अपील करने की समय सीमा है 30 दिन, ठीक है। 30 दिन के अंतर्गत अपन अपील कर सकते हैं। फिर है, इस अपील जो हमने 30 दिन में अपील की, उस 30 दिन के बाद इसका निर्णय कितने दिन में होगा? 21 दिन के भीतर अपील का निर्णय करना होगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 1 तारीख को अपन किसी कार्यालय में गए और 1 तारीख को हमें सूचना मिली कि हमारा काम नहीं होगा और हमने अपील कर, ठीक है। तो इस अपील यहाँ से अपन कितने दिन तक अपील कर सकते हैं? 1 तारीख के बाद 30 दिन तक हम अपील कर सकते हैं। 1 तारीख के बाद 30 दिन के अंतर्गत अपील कर सकते हैं, ठीक है। और इस 30 तारीख को जब आपने अपील की है, तो इसका निर्णय कब होगा? इसके 21 दिन के पश्चात इसका निर्णय करना होगा। तो दोनों बातें याद रखनी है। अपील कितने दिन में कर सकते हैं? अपील करने का समय है 30 दिन के अंतर्गत अपन अपील कर सकते हैं, और उस अपील का निस्तारण कितने समय में करना होगा? 21 दिन के अंतर्गत उस अपील का निस्तारण करना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो अधिकारी होगा वो प्रथम अपीलीय अधिकारी कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय अपील की। जैसे 21 दिन के पश्चात आपका निर्णय आया, ठीक है, प्रथम अपील का, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं? द्वितीय अपील का प्रावधान किया गया है। तो प्रथम अपील से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील की जाएगी, और इसकी समय सीमा है 60 दिन, ठीक है। अब इस 21 दिन के बाद जो रिजल्ट आया है, इसके 60 दिन बाद आप अपील कर सकते हैं। इस 21 दिन के बाद 60 दिन बाद 21 के बाद 60 दिन बाद द्वितीय अपील की जा सकती है, ठीक। अब फिर बात है, द्वितीय अपील अधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। यहाँ द्वितीय अपील अधिकारी ने जो निर्णय कर दिया, उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। चलिए आगे बात देखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है। न्यायालय में हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते। मतलब यह है कि द्वितीय अपील अधिकारी ने जो निर्णय कर दिया वो सामान्य माना जाएगा, ठीक है, सर्वमान्य माना जाएगा। न्यायालय में इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक। फिर बात की गई दंड का प्रावधान, पेनल्टी प्रोविजंस भी किए गए हैं कि पदाविहित अधिकारी, ठीक है। प्रथम जो अधिकारी था लोक सेवा प्रदान करने, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, यदि समय पर सेवा प्रदान नहीं करता है, एक टाइम पीरियड की बात की गई है कि जैसे किसी टाइम पीरियड में 10 दिन में कोई सेवा प्रदान करनी थी, 10 दिन की बजाय उन्होंने 15 दिन, 20 दिन लगा दिए, ठीक है। तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उन पर फाइन लगाया जा सकता है। यदि समय पर सेवा प्रदान नहीं की तो 250 से 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब प्रतिदिन की बात करें तो 250 रुपए प्रतिदिन उन पर जुर्माना लगेगा, और 250 प्रतिदिन लगते मैक्सिमम 5,000 रुपए का उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये बात हमें याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि पदाभिहित अधिकारी निश्चित समय सीमा के अंतर्गत सेवा प्रदान नहीं कर पाता तो कितने रुपए का प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा? तो हमें याद होना चाहिए 250 रुपए का जुर्माना प्रतिदिन लगेगा, ठीक है। अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये बात हमें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगली बात, पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा से इनकार या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा जो कर्तव्य पालन किया गया था उसमें विफलता कर दी तो 500 से 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, एक तो निश्चित समय पर सेवा प्रदान नहीं की जा रही तो 250 से 5,000 है। अगली बात यह है कि उस पदाधिकारी के द्वारा सेवा प्रदान करने से ही इनकार कर दिया, या फिर जो प्रथम अपील अधिकारी का जो निर्णय था, उन्होंने जो कर्तव्य दिया गया, उस कर्तव्य का पालन नहीं किया गया, तो इन पर जुर्माना लगेगा 500 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। यहाँ याद रखना, यहाँ 250 रुपए है, यहाँ 500 रुपए है, अधिकतम 5,000 है। दोनों जगह अधिकतम कितना जुर्माना है? 5,000 रुपए का जुर्माना है। और न्यूनतम में हमें याद रखना है, सेवा यदि समय पर प्रदान नहीं की गई है तो 250 रुपए प्रतिदिन। अगर सेवा प्रदान करने से मना कर दिया या प्रथम अपील अधिकारी है उसके कर्तव्य पालन से इनकार कर दिया तो 1 दिन का जुर्माना है 500 रुपए। दोनों पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलिएगा, इसके अतिरिक्त क्या प्रावधान किए गए हैं? हमने देखा अपील की जा सकती है, अपील के बाद दंड लगाया जा सकता है, इसके पश्चात अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है। दंड राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूली जाएगी। दंड राशि आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में भी दी जा सकती है। तीनों बातें फिर ये याद रखनी है। स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन तीनों याद रखने हैं, सॉरी, कि भाई अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। दंड राशि है वो संबंधित अधिकारी के कहां से? वेतन से वसूली जाएगी, ये बात याद रखनी है। फिर हो सकता है दंड राशि को क्षतिपूर्ति के रूप में आवेदक को भी प्रदान कर दी जाए।
तो ये बातें हमें याद रखनी है। अगली बात देखिए, पुनरीक्षण रिवीजन द्वितीय अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध। द्वितीय अपील अधिकारी का जो आदेश है उसके विरुद्ध समय सीमा है 60 दिन। पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण पुनरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, द्वितीय अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कहां 60 दिन के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण क्या कर सकते हैं, उसका पुनरीक्षण कर सकते हैं। न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं था इनका। द्वितीय अपील अधिकारी का जो आदेश था वो सर्वमान्य था, लेकिन ये जो पदाभिहित अधिकारी हैं या प्रथम अपील अधिकारी हैं वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण पुनरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आवेदक के लिए द्वितीय अपील अधिकारी का निर्णय अंतिम है, लेकिन इनके लिए भी तो कोई अधिकार होना चाहिए भाई। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर थे, हो सकता है इनकी गलती ना हो, प्रथम अपील अधिकारी की गलती ना हो, ठीक है, या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण इनका पुनरीक्षण कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये 2011 का राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। कुछ वन लाइनर्स के रूप में देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान पीएसजीए अधिनियम लागू कब हुआ है? 14 नवंबर 2011 को ये अधिनियम लागू किया गया है। इसका नोडल विभाग कौन सा है? प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग है। प्रथम अपील कितने दिन के अंतर्गत की जा सकती है? 30 दिन के। और प्रथम अपील का निस्तारण कितने दिन में करना होगा? 21 दिन के अंतर्गत। द्वितीय अपील कितने दिन में? 60 दिन में की जा सकती है। प्रारंभ में कितनी सेवाएं हैं? प्रारंभ में 108 सेवाएं। कितने विभागों की? 15 विभागों की 108 सेवाएं। वर्तमान में कितनी? वर्तमान में आपके 28 विभागों की 306 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रारंभ में विभाग कितने थे? 15 विभाग, जो अपन देख चुके हैं। वर्तमान में कितने विभाग हैं? 28 विभाग की 306 सेवाएं। भारत का पहला लोक सेवा गारंटी अधिनियम किसने लागू किया? मध्य प्रदेश ने 2010 में लागू किया, 18 अगस्त को। आवेदक कैसा है? निःशुल्क है। अधिकतम जुर्माना कितना है? 5000 रुपए है। इसके अलावा न्यूनतम जुर्माना निश्चित समय सीमा में प्रदान नहीं किया जा रहा है लोक सेवा गारंटी, तो 250 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। और अगर प्रथम अपील अधिकारी की कर्तव्य पालन ना किया जाए और दूसरा लोक सेवा प्रदान करने से मना कर दिया जाए तो प्रतिदिन का जुर्माना कितना है? 500 रुपए का जुर्माना प्रतिदिन लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ वन लाइनर थे जो हमें याद रखते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनके बारे में। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या है? आपके जेईएन विद्युत 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। पारदर्शिता लाना, बिल्कुल सही बात है। शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सही बात है। सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, इसका मतलब उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन कहां से पूछा, जो हमने इसका इंपॉर्टेंस देखा अधिनियम का, इसकी विशेषताएं देखी, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्त हुआ? कब लागू हुआ? तो हमें याद रखना है 14 नवंबर 2011 को ये लागू किया गया था। 3 नंबर अगेन अपना राइट आंसर होगा। जेईएन सिविल डिग्री 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखना पड़ेगा कि क्या सही नहीं है या क्या सही है, इस को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया। सही बात है, 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल की गई। वर्तमान में 28 विभागों की 306 सेवाएं प्रदान की जा रही। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। बिल्कुल सही बात है। सेवा अगर प्रदान नहीं की जा रही है और उनमें देरी है, तो अगर देरी की गई है तो 250 से 5000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, और सेवाएं प्रदान नहीं करने पर 500 रुपए से 5000 रुपए तक का प्रावधान किया गया है जुर्माने का। इसका मतलब ये बात भी सही है। नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस तय होगी। तो यहां से हमें देखना होगा कि भाई फीस की थी तो कहीं ऐसी बात हमने की नहीं। इसका मतलब नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये बात सही है। प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस तय होगी, ये बात तो गलत है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि क्या सही नहीं है, ये सही नहीं है। अपील की जा सकती है प्रथम अपील अधिकारी को, उसके बाद द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। फीस का कोई प्रावधान नहीं, हमने देखा था निःशुल्क है ये सारा प्रोसेस। ठीक है, चलिए राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पढ़ें और उत्तर चुनें। ठीक है, देखिएगा जूनियर इंस्पेक्टर 2024 का क्वेश्चन है। प्रथम अपील और द्वितीय अपील के ज्ञापन के साथ कोई शुल्क दे नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई शुल्क अपील नहीं है। निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक अवकाश की गणना नहीं की जाएगी। यहां से फिर देखिए को अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा। सही बात है, निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक अवकाश की गणना नहीं की जाएगी, और दोनों ही बात सही है। देखिए ये आपके पूछा है जूनियर इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल
19/11/2024 और ये क्वेश्चन भी फिर इसी का होगा और दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए हैं, तो दोनों कथन सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, 2 नंबर अपना राइट आंसर होगा। चलिए, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। अब जैसे कुछ बातें हमें इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि भाई हमने इतना बड़ा अधिनियम पढ़ा, हर एक फैक्ट को हमने देखा, भाई कि कितना दंड का प्रावधान है, कितनी समय सीमा का निर्धारण किया गया है, क्या इस अधिनियम का उद्देश्य, सारी बातें देखी, डिटेल से देखी, ठीक है। अब कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा आ जाता है कि भई इसमें निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक अवकाश की गणना नहीं की जाएगी, प्रथम अपील और द्वितीय अपील के ज्ञापन के साथ कोई शुल्क देय नहीं होगा। वैसे तो हमने देख लिया था कि ये अधिनियम निःशुल्क है, फिर भी अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट पूछ लिया जाए तो इसका मतलब वो सही है, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। अधिनियम 14 नवंबर 2011 से प्रवर्तित हुआ, सही बात है। प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी, सही बात है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आवेदक के प्रति करके संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील अधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा, बिल्कुल सही बात है। हमने देखा प्रथम अपील 30 दिन के अंतर्गत की जा सकती है, उसका निस्तारण 21 दिन के अंतर्गत होगा। द्वितीय अपील करने का जो अधिकार है वो कितना है, 60 दिन का है। तो आवेदक के प्रति करके संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। केवल ऑप्शन में यहां से मिस्टेक है थोड़ा सा, केवल एक, एक और दो दोनों सही हैं या सेकंड और थर्ड सही है। ध्यान से बहुत पढ़ना होगा क्वेश्चन को। ये बात तो सही है कि ये अधिनियम 14 नवंबर 2011 से लागू हुआ, बिल्कुल सही बात है। प्रथम और द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। तीसरे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना होगा कि आवेदक के प्रति करके संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील अधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा। तो यहाँ से द्वितीय अपील अधिकारी कितने दिन में इसका निस्तारण करेगा, ये बात हमने नहीं देखी। हमने देखा कि जो द्वितीय अपील है वो 60 दिन के अंतर्गत कर सकता है। आवेदक के लिए बात की थी कि आवेदक 60 दिन के भीतर इसमें अपील कर सकता है। उस 60 दिन के पश्चात द्वितीय अपील अधिकारी कितना समय लेगा, ऐसा हमने नहीं देखा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है। इसका मतलब पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है दोनों सही हैं और 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है बहुत ध्यान से देखना है। समय सीमा दे रखी है 60 दिवस, 60 दिवस हमने पढ़ा भी था, लेकिन किसके लिए पढ़ा था? हमने आवेदन के लिए पढ़ा था, ना कि अधिकारी उसके लिए कितना समय लेगा, इस बात की कोई प्रावधान था नहीं। प्रथम अपील में हमने ये देखा, प्रथम अपील 30 दिन के अंतर्गत की जा सकती है और प्रथम अपील अधिकारी 30 दिवस के भीतर संदाय करने 21 दिन के भीतर 30 दिन में अपन शिकायत कर सकते हैं और 30 दिन के बाद 21 दिन में उसका निस्तारण करना होगा। लेकिन यहाँ द्वितीय अपील में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लोक सेवकों के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। EORO 2025 में पूछा गया है। यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था। तो 2011 का 50वां अधिनियम था, इसका मतलब क्या है? देखिए आगे देखिए, इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितंबर 2011 को प्राप्त हुई। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया। तो ये बात तो सही है, हमने देखी थी स्टेटमेंट में 62वें वर्ष में पारित किया गया। इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितंबर 2011 को प्राप्त हुई। तो राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितंबर को प्राप्त हुई, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में देखा था, फैक्ट के साथ एक बार फिर देख लेते हैं। देख लीजिए, राज्यपाल की अनुमति और राजपत्र में अधिसूचना 21 सितंबर को लागू की गई थी, ना कि 30 सितंबर को। 21 सितंबर की बात है। कितना माइनर सा एरर दिया गया है और भारत के 62वें गणराज्य में ये अधिनियमित हुआ है, ठीक है। चलिएगा तो यहां से बात देखेंगे, इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया, सही बात है। ये स्टेटमेंट सही है और देखिए ए सही है, बी सही है, बी और सी सही है, सी सही है। तो यहाँ से ये तो गलत है। 30 सितंबर ने 21 सितंबर 2011 को इसको स्वीकृति मिली थी, ठीक है। तो इसमें केवल सी सही है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था। इस बात का तो मुझे कोई सेंस लग ही नहीं रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं, स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था।
क्लियर नहीं है। स्टेटमेंट सी सही है कि इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया और इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली? आपके 21 सितंबर 2011 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी। डेट याद ये भी रखनी पड़ेगी कि भाई 14 नवंबर 2011 को इसको लागू किया गया। एग्जैक्ट डेट याद रखनी पड़ेगी। अब भाई इस तरह से अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो 14 नवंबर 2011 को इस अधिनियम को लागू किया गया और राज्यपाल ने इसकी अधिसूचना कब दी? राज्यपाल के द्वारा 21 सितंबर 2011 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी। 21 सितंबर को ये डेट हमें याद रखनी चलेगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास शिकायत कर सकता है? तो हमने देखा 30 दिन के अंतर्गत हम शिकायत कर सकते हैं और इस शिकायत का निस्तारण कितने दिन में करना होगा? 21 दिन के अंतर्गत ये इस शिकायत का निस्तारण करना होगा प्रथम अपील का। ठीक है, और प्रथम अपील का निस्तारण करना होगा। ये तो रही प्रथम अपील की बात। फिर बात की है हमने द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास, तो द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास हम 60 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं, यहाँ से 60 दिन के पश्चात। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 2 नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अच्छी बात ये थी कि ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, जैसे 30 है, 21 है, सीधा एक ही ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर सकते हैं 60 डे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर राइट आंसर चलेगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 कब लागू हुआ? हमें याद है 14 नवंबर 2011 को लागू। चलिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011 के तहत यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा में सेवा प्रदान करने में विफल रहता है तो जुर्माना की न्यूनतम राशि क्या लगाई गई है? फिर देखिए, ये बात हमने चर्चा की कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया। अगर निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की गई है तो जुर्माना लगेगा 250 रुपए प्रति दिन से लेकर अधिकतम 5000 रुपए तक। ठीक है, न्यूनतम कितना? 250 रुपए से अधिकतम कितना? मैक्सिमम 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो देखिए 500 रुपए, 750, 1000, 1250, 750, 1000 क्या प्रदान करना चाह रहा है भाई? यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा में सेवा प्रदान करने में विफल रहता है तो जुर्माने की न्यूनतम राशि, तो देखो हमने अब यहाँ से बात करेगी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हमने तो देखा है, सही पढ़ा है कि अगर निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की जाती तो 250 रुपए न्यूनतम प्रावधान है और अधिकतम 5000 का प्रावधान है। लेकिन जब ऑप्शन में अपन को दिया ही नहीं है तो फिर हमें आंसर लगाना पड़ेगा। कितना? 500 रुपए न्यूनतम था और मैक्सिमम कितना था? 5000 रुपए था। ठीक है, तो यहाँ से 500 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। 500 रुपए ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन को डिलीट मान लिया जाएगा या फिर इस तरह से इसको आंसर मान लिया जाएगा। हमें एग्जैक्ट बातें पता होनी चाहिए जो हमने सही पढ़ी है। ठीक है, जैसे कि दंड का प्रावधान कितना किया गया है, देख लीजिए एक बार। ये देख लीजिए, हमने देखा था कि पदावित अधिकारी यदि समय पर सेवा प्रदान नहीं करता है तो 250 से 5000 रुपए तक का जुर्माना है। यदि पदावित अधिकारी द्वारा सेवा से इनकार कर दे या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा कर्तव्य पालन में विफल रहे तो 500 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ से ये बातें हमें याद रखनी है। चलिएगा, तो यहाँ से ऑप्शन 500 रुपए ए ऑप्शन राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सार्वजनिक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य एमपी है और एमपी ने 2010 में, अगस्त 2010 में इसको लागू कर दिया था। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम की धारा 10 सद्भावना से किए गए कार्यों के लिए एक सुरक्षा प्रदान करती है। प्रारंभ में इस अधिनियम के तहत 15 विभागों की 108 सेवाओं को अधिसूचित किया गया। अब ये बात तो सही है, ये बात तो पढ़ ली हमने। और इस अधिनियम की धारा 10 सद्भावना के से किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस प्रकार की धारा तो हमने नहीं देखी, ये बहुत डीप है। हर एक धारा को हम कहाँ तक याद करेंगे? ठीक है, तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को अपन रोक लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, जहां तक की बात है तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। बाकी अपन इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में सही है? तो इस अधिनियम में 18 विभागों की 53 विषय शामिल हैं, 15 विभागों के 45 विषय शामिल हैं। तो हमें पता है प्रारंभ में भाई 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल थी और वर्तमान में 28 विभागों की कितनी? 306 सेवाएं सम्मिलित की गई हैं। ये बात दोनों सही है, दोनों देखें। और यहाँ से इसका मतलब 18 विभागों के 53 विषय शामिल हैं, गलत है। इस अधिनियम में 15 विभागों के 45 विषय शामिल हैं, तो ए और बी दोनों गलत हैं। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट डेटा हमें ये याद रखना है, खासकर
दोनों ही याद रखते हैं। प्रारंभ में 15 विभागों की 108 सेवाएं प्रदान की जा रही थी और वर्तमान में 28 विभागों की 306 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो ये क्या है भाई? क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि अधिवास प्रमाण पत्र क्या है? ये हमें फिर देखना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक बार के लिए आप रोक लीजिए इनको। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन है, या तो सबसे होगा या फिर सबसे नहीं होगा। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ये आसानी से नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सार्वजनिक सेवा में देरी करने के लिए द्वितीय अपील अधिकारी एक नामित अधिकारी पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगा सकता है? क्वेश्चन देखिए क्या ऑप्शन है कि राजस्थान सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सार्वजनिक सेवा में देरी करने के लिए द्वितीय अपील अधिकारी एक नामित अधिकारी पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगा सकता है। बात क्या की है, देखो सार्वजनिक सेवा में देरी करने पर, और देरी करने पर प्रतिदिन हमने देखा 250 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका मतलब यहां से सिद्ध हो गई कि जो 250 रुपए मिनिमम है और 5000 रुपए मैक्सिमम जुर्माना लगाया जा सकता है। ये ऑप्शन राइट आंसर चलिएगा। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति जिसे नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, ठीक है, नियत समय सीमा की समाप्ति होने की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा। तो हमने देखा था भाई प्रथम अपील तो 30 दिन का प्रावधान है, ना कि 60 दिन का। प्रथम अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा 60 दिवस में नहीं, 30 दिवस में अपील कर सकता है, और इस 30 दिवस के पश्चात 21 दिन में इसका क्या करना होगा? 21 दिन में इसका निस्तारण भी करना होगा। ठीक है, चलिए। प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे विनिश्चय की तारीख से 30 दिवस के भीतर भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को द्वितीय अपील की जा सकती है। तो ये 30 दिवस के भीतर नहीं है भाई, ये द्वितीय अपील तो 60 दिन के भीतर जा सकती है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, ये भी गलत, ये भी गलत। सही उत्तर का चयन करना है तो पहला ही ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। ठीक है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉलेज संस्कृत शिक्षा 3/5/2025 को क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत दी क्वेश्चन में। चलिएगा, आरपीएसजी अधिनियम 2011 के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा समय अवधि क्या है? तो ये बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। देख लिए, ये जेईएन इस तरह के एग्जाम्स में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी अधिवास प्रमाण पत्र पूछा, कभी विकलांगता प्रमाण पत्र पूछा, तो इनको अपन कहाँ तक याद करेंगे? इसलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अपन छोड़ देते हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार गृह पुलिस विभाग द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा क्या है? तो फिर अपन देखिए जेईएन सिविल डिप्लोमा में पूछा, फिर हमें पता नहीं होगा, क्योंकि इनको अपन कहाँ तक देख सकते हैं? एक अधिनियम की हम विशेषताएँ देख सकते हैं, क्या इसमें दंड का प्रावधान किया गया है, कौन-कौन सी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, कितने विभागों की प्रदान की जा रही हैं, ये सारी बातें क्वेश्चन पूछने की बनती हैं, ऐसे फिर अपन नहीं याद कर सकते। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार किस धारा के तहत पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति एवं निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की जाती है? तो जेईएन यांत्रिकी विद्युत डिप्लोमा में फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, धारा 3 में इसका प्रावधान किया गया। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार किस धारा के तहत पदावित अधिकारियों की नियुक्ति और निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की गई है? तो ये धारा 3 में इसका प्रावधान किया गया है कि पदावित जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति और उनकी समय सीमा धारा 3 में बताई गई है। ठीक है, यहाँ से इसका भी आंसर आप देख लीजिए। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार गृह पुलिस विभाग द्वारा पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा, तो पासपोर्ट सत्यापन की जो समय सीमा है वो आपके 30 दिन निर्धारित की गई। यहाँ से ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर कितना राशि है? तो सेवा उपलब्ध नहीं कराई है तो सीधी सी बात है 500 रुपए प्रतिदिन है और मैक्सिमम 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ठीक है, अब देखिए फिर ऑप्शन नहीं है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर। अब यार हमें पता है सेवा उपलब्ध नहीं कराई है तो प्रतिदिन 500 रुपए लगेगा और मैक्सिमम 5000 रुपए लेगा, लेकिन इन्होंने जेईएन की ये जो एग्जाम है इसमें सारे क्वेश्चन अटपटे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर अपना राइट आंसर क्या बनता है? 4 नंबर 250 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा।
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल नहीं है। निर्धारित समय सीमा उस तारीख से शुरू होगी जब आवेदन जमा किया गया है। अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन की विधिवत पावती दी जाएगी। ये बात तो सही बात है कि अधिसूचित सेवा प्राप्ति के लिए आवेदन की विधिवत पावती दी जाएगी, रसीद प्रदान की जाएगी, ये बात सही है। आवेदन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में नामित अधिकारी लिखित में कारण दर्ज करेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर आवेदन अस्वीकार किया है तो वो लिखित में देगा, रसीद भी देगा। आवेदक अस्वीकृति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अस्वीकृति आवेदन के खिलाफ अपील कर सकता है। तो 1 वर्ष के भीतर अपील का प्रावधान नहीं है। हमने देखा प्रथम अपील कितने दिन के भीतर की जा सकती है? 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है और इस अपील का निस्तारण 21 दिन के अंतर्गत करना होगा। तो 2011 में शामिल नहीं है, तो ये ही शामिल नहीं, गलत है। निर्धारित समय सीमा उस तारीख से शुरू होगी जब आवेदन जमा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जिस दिन आवेदन किया उस दिन से आपकी समय सीमा प्रारंभ हो जाती है। चलिएगा, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो बार-बार इस तरह के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हमें इस तरह के नहीं याद कर सकते, ना ही याद करना। ठीक है, तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम समय सीमा है भाई 7 दिन है। 7 दिन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। एक क्वेश्चन हमने देखा था कि भाई कोई भी काम जिस भी डिपार्टमेंट से कराना है, उसकी उनको नोटिस बोर्ड पे लगाना होगा, ठीक है? और उस नोटिस बोर्ड के पे लगाने के साथ-साथ उनकी समय सीमा भी बतानी होगी। तो ये वहीं से ये क्वेश्चन्स उठाए गए हैं और एक ही एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं, जेईएन की एग्ज़ाम में खासकर, ठीक है? बाकी आप सभी जितने भी एग्ज़ाम्स में आए हैं, सारे एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ऐसे तो अपन कहीं तक भी याद नहीं कर सकते, डेटा का कोई और छोर है नहीं, ठीक है? चलिए। तो यहाँ से ये अधिनियम समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हमने डिस्कस किए, थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।